Assalamu alaikum, everybody. Today we are going to be discussing a very important topic of behavioral sciences. ठीक है, this is the last lecture of your course. Behavioral sciences का सबसे last lecture आज हम discuss करेंगे. बहुत important lecture है, इसमें कुछ जो चीजें important होंगी वो मैं आपको साथ-साथ जो है will guide. So the major topic that we are going to be studying today is psychosocial aspect of health and disease. So what is the lecture outline for today? The lecture outline for today is psychosocial aspects of aging, changes with age, coping with death, psychosocial aspects of dentistry, stress reduction techniques and psychosocial aspects of alternative medicine. ठीक है, इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो आपकी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स और उसके साथ साथ साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री है. ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा वैसे भी आप लोगों के लिए these two topics are important. So every man desires to live long, but no man wants to get old. ठीक है, हर पर्सन का ये होता है that he or she wants to live long, but with a young, मतलब एक अच्छी एक्टिविटी ऑफ लाइफ के साथ हर कोई जो है वो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करना चाहता है. Nobody wants to die at a very old age. ठीक है, so with medical advancements and improvements in living conditions, people can now expect to live longer lives than ever before. ठीक है, obviously because now medical science ने बहुत ज़्यादा advancement कर ली है. हर चीज़ पहले जो था डायबिटीज और इवन हार्ट प्रॉब्लम्स जो थी उनके लिए इतना ज्यादा मेडिकेशंस जो थी या इतने ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो थे दे वर नॉट प्रेजेंट. तो लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ ही जो है उनकी वो डायग्नोस ही नहीं होता था एंड दे यूजुअली डाई एट अ वेरी यंग एज. बट अब अगर आपको डायबिटीज है भी या अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो वी हैव वेरियस मेडिकल एडवांसमेंट्स जिसके थ्रू यू कैन एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्गर देन बिफोर. What is old age? It is also called as late adulthood. It usually refers to the portion of the human life cycle that begins at the age of 65. ठीक है, exactly कोई हम नंबर नहीं दे सकते कि 65 के बाद old age start हो जाती है, but this is एक generalized एक term है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए old age 60 में भी start हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है कि वो at the age of 75 में भी old age पे जो है proceed करें. What is gerontology? It is a study of aging. Geriatrics is the care of aging people. ठीक है, ये सिंपल जस्ट टर्मिनोलॉजीज है, कोई इतनी इसमें important बात नहीं. So what is aging? Aging is generally characterized by the declining ability to respond to stress, increasing imbalance, increased risk of morbidity and mortality. ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है कि जब आप एक एजिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है, आपकी एजिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, तो बेसिकली आपकी बॉडी फिजिकली एज वेल एज इमोशनली आप किसी भी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने की आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, अगर एक 65 इयर्स ऑफ एज के बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो उसकी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज 19 इयर्स ओल्ड और उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, तो वेदर इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस और वेदर इट इज अ इमोशनल स्ट्रेस, आपकी एजिंग का मतलब यह है कि आपकी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटाइज हो गई है. इंक्रीजिंग इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस हर तरह का हो सकता है. आपकी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस है, एनी इम्बैलेंस जो कि आपकी एक नॉर्मल यंग इंडिविजुअल में नहीं होता. इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. Aging refers to the aging of cells. Aging process is also known as senescence, which is characterized by a gradual decline in the functioning of all body systems. ठीक है, ये आपको सबको पता है कि एजिंग का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. विद एज आपकी बॉडी के हर सेल ने एज करना होता है एंड विथ टाइम आपके सारे बॉडीली सिस्टम्स जो हैं, आपकी बोन्स, आपके मसल्स जो हैं वो सैग करते हैं, बोन्स की वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पुअर हो जाती है. ठीक है, तो ये सारा एक नेचुरल प्रोसेस है. दिस इज समथिंग जिसको हम एबनॉर्मल नहीं कह सकते. So what are the different types of changes जो कि हमें with age नजर आती हैं लोगों में. ठीक है, 3 तरह की changes हैं: biological changes, neurobiological changes and psychological changes.
बायोलॉजिकल चेंजेस कौन सी हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस बेसिकली वो हैं जो कि सेलुलर लेवल पर इफेक्ट करती हैं, जो कि हर आपकी बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके मस्कुलोस्केलेटल इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ओल्ड एज का जो बंदा होता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टॉप किया हुआ होता है, उसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पुअर होता है, कार्डियोवैस्कुलर कार्डिक एक्टिविटी पुअर होती है। ठीक है, तो विद एज आपकी बॉडी में सेलुलर लेवल पर चीजें आ रही होती है। इम्यून सिस्टम क्यों कम हो जाता है? बिकॉज एट दी एजिंग के साथ साथ आपकी बॉडी में एंटीबॉडी टीटर जो है वो बहुत ज्यादा लो होना स्टार्ट हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों पुअर हो जाता है? बिकॉज विद टाइम आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो उनकी एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये सारी चीजें विद एज हैं, एंड अगेन दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मल। अगर एक ओल्ड एज में आपकी इम्यून सिस्टम पुअर हो गया तो इट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल फाइंडिंग, इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट कर रहा है आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स टू से आपकी बॉडी के हर सिस्टम पे एजिंग का जो सेलुलर लेवल पे इफेक्ट होगा वो आपका बायोलॉजिकल चेंज होगा विद एज। उसके बाद आ जाता है आपका न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज। न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज जो होता है वो पर्टिकुलरली आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, कि विद एज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले द वेट एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन विल डिक्रीज बाय 5% एट द एज ऑफ 30, by 10% at the age of 80 and by 20% at the age of 90। ठीक है, कि आपकी वॉल्यूम और वेट ऑफ द ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद एज जो है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। The ventricles in the subarachnoid space will also increase in size and the cerebral blood flow will decrease with age in the frontal and in the temporal lobe। ठीक है, आपके frontal और temporal lobe में क्या होता है? frontal lobe जो है वो आपका मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो आपका temporal lobe होता है वो आपकी आई थिंक ऑडिटरी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन दोनों लोब्स में, ब्रेन के लोब्स में कम होगा तो क्या होगा? विद एज आपकी मोटर एक्टिविटीज भी थोड़ी सी उससे इफेक्ट आएगा और आपकी ऑडिटरी सेंसेशंस जो हैं वो भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगा उनकी एबिलिटी में। ठीक है, उसके अलावा वेंट्रिकल्स और सबएराक्नॉइड स्पेस जो है वो अपनी साइज में इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें किस तरह से यूज में हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने किसी पर्सन का सिटी स्कैन है और उसमें एज मेंशन नहीं है, तो इफ द वेंट्रिकल्स इन द सबएराक्नॉइड स्पेस आर एनलार्ज्ड इट मींस कि ये किसी एक ओल्ड पर्सन का जो कि एक एजिंग के प्रोसेस की तरफ स्टार्ट हो गया उसका ये सिटी स्कैन है। Loss of cell in the cortex, in the hippocampus, substantia nigra and the cerebellum। ठीक है, these all are parts of the brain। आपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़े होंगे। cerebellum आपका जो है वो आपकी मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। कॉर्टेक्स जो है ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं सारी। हिपोकैम्पस आपका मेमोरी से होता है, सबस्टांशिया निग्रा भी। ठीक है, तो इन सब में नंबर ऑफ सेल जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं। और ये बात आपको पता है कि जो नर्वस सेल्स होते हैं उनमें रिवर्सिबल उनमें जो है रीजनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती। तो वंस अ सेल इज लॉस्ट इट इज लॉस्ट। Tau protein, which is a link between the neurofilaments and the microtubules, accumulates to form neurofibrillary tangles in some nerve cells. Senile plaques, they are found in normal aging brain in the neocortex, amygdala and the hippocampus। ठीक है, इसकी बेटा इतनी ज्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है कि टॉ प्रोटीन क्या है, सेनाइल प्लाक्स क्या है या लॉस ऑफ सेल हो गया है। ठीक है, जस्ट एक जनरल आप लोगों की नॉलेज के लिए हुआ हुआ है। एज सच ही आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं, आपके हिपोकैम्पस में क्या हो रहा है, आपके कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है आप लोगों के लेवल पर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम साइकोलॉजिकल चेंजेस पे। साइकोलॉजिकल चेंजेस में योर आईक्यू विल पीक एट अराउंड 25 years of age। उसके बाद प्लेटी होता है एंड देन आफ्टर 60 to 70 years it will then decline। Problem solving deteriorates due to declining abstract ability and increasing difficulty to apply information to another situation। Short term memory does not alter but working memory show gradually decrease in capacity। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एज के साथ साथ आपका सबसे पहले तो आपका आईक्यू जो है 25 साल की उम्र तक आपका आईक्यू जो है जितना मैक्सिमम होता है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद वो एक प्लेटू पे होता है एंड देन आफ्टर 60 to 70 years of age आपका आईक्यू जो है वो डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपकी ब्रेन की जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है, हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है, वो विद एज जो है डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एजेड बंदा होता है उसको गुस्सा जल्दी आ जाएगा और वो जल्दी घबरा जाता है, जल्दी एंजाइटी में आ जाता है। ठीक है,
वो सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता जिस तरह से एक 30 इयर्स का 40 या 50 इयर्स का पर्सन जो है वो उसको कर रहा होता है। 60 to 70 इयर्स के बाद जब आप एक एजिंग के प्रोसेस में आप स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी डज नॉट ऑल्टर बट वर्किंग मेमोरी शो ग्रेजुअल डिक्रीज इन कैपेसिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यूजुअली कम नहीं होती एजिंग में अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डिजीज हो, लेकिन कुछ लोगों में देखा भी जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, भूल जाते हैं, कोई चीजें रख के कहीं भूल जाएंगे। तो ये हो सकता है, इट इज समथिंग जो कि एजिंग के साथ कुछ लोगों में देखा जाता है। लेकिन वर्किंग मेमोरी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा उसमें देखा गया है कि इट डिक्रीजेस विद एज। आपकी विद एज जो है आप अपनी वर्किंग मेमोरी जो है आपकी वो उसमें बहुत ज्यादा एक शार्प डिक्लाइन आ जाता है। ठीक है, बेसिकली वर्किंग मेमोरी आपकी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी होती है बेसिकली यू कैन से इसकी एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के घर पे जाना है, ठीक है, तो उसका एड्रेस आपके माइंड में है, तो आप फॉरन से अपना रूट बना रहे हैं कि आपने किस रूट से उस घर पे जाना है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मतलब मीन्स टू से कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप, जैसे हम हर चीज नोट डाउन तो नहीं कर रहे होते ना, कोई भी हम काम करें तो अपने माइंड में माइंड मैप बनाते हैं कि हमने इस तरह से वो चीज करें, तो उसको आप अपनी वर्किंग मेमोरी कहोगे। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी जो है वो विद एज आपकी यूज कम हो जाती है। एंड यूजुअली जो वर्किंग मेमोरी होती है वो होती है जो कि फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड आपके माइंड में रहती है। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में गए हैं, वहां पर आपको पता है आपने पहले इधर एक डेस्क पे जाना है, डेस्क नंबर 1 पे जाना है, फिर 2 पे जाना है, फिर अगेन आपने 1 पर जाना है, फिर देन 3 पर जाना है। तो दिस इज योर वर्किंग मेमोरी कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करना है। तो वर्किंग मेमोरी आपकी आफ्टर एजिंग जो है बहुत ज्यादा डिटोरिएट होती है। Long-term memory will decline. There is a typical pattern of psychomotor slowing and impairment in the manipulation of new information. Tests of well-rehearsed skills such as verbal comprehension show little or no decline. Emotional experiences improve with the एज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें आपको याद नहीं रहती विद एज। उसके अलावा इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपके इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होता है विद बिल्कुल एक चाइल्डहुड में, उस तरह से एक ओल्ड एज में भी आपकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज्यादा, हर चीज में आप बहुत ज्यादा इमोशनली आप उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। Next are the social problems of old age. With the breakdown of traditional family bonds in modern society, many elderly live alone or in the old homes. ठीक है, ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। बहुत सारे हमारे कंट्री में स्टिल देयर इज अ फैमिली सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि एल्डरली जो है वो अकेले रहे या ओल्ड होम में रहे, बट स्टिल एक परसेंटेज होती है जिनका कोई एज सच नहीं होता एंड दे लिव इन अ ओल्ड होम, या वो अकेले रह रहे हैं। बच्चे जो हैं वो किसी और मुल्क में है, किसी और शहर में है, तो दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू लिव अलोन। ठीक है, लॉस ऑफ स्टेटस, इंडिपेंडेंस, स्पाउस और पार्टनर। ठीक है, ऑब्वियसली ओल्ड एज में आप अगर कोई वर्किंग आपकी नहीं है, ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप उठ के कोई काम खुद से अगर नहीं कर पा रहे, या आपने फॉर एग्जाम्पल उठ के बैंक में बिल फॉर एग्जाम्पल पे करना है, बट आप एक ओल्ड एज की वजह से यू आर नॉट एबल टू ड्राइव द कार, यू आर नॉट एबल टू गो टू द बैंक, तो ये एक लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि विद ओल्ड एज एक ओल्ड एज पर्सन जो है उसको फील कर सकता है। Limited income and unemployment. The belief that the old age is associated with a profound intellectual and physical frailty is a myth. This stereotype image is a source of stigmatization and discrimination. ठीक है, बेसिकली इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं इस तरह से आपको बताती हूँ कि बेसिकली हमारे यहाँ इस चीज को ये समझा जाता है कि जो एक ओल्ड एज पर्सन है वो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली अनफिट हो जाता है। ठीक है, वेदर वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। ठीक है, बिकॉज हर पर्सन में एजिंग का प्रोसेस एक डिफरेंट टाइमलाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ में 60 ईयर्स में हो गया, कुछ में 70 ईयर्स में हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ उस चीज को स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि ये जी बुजुर्ग हो गए या ज़ईफ हो गए तो इनको कोई काम ना कहा जाए। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट टू डू दैट, और इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो ये जो चीज होती है वो एक स्टिग्मा बन जाती है और फर्दर आपको ओल्ड एज की तरफ लेकर जाती है।
तो होना ऐसे चाहिए कि अगर इवन इफ द पर्सन इज ओल्ड एज, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह से फील कराएं दैट ही और शी हैज समथिंग टू गिव टू द सोसाइटी, कि आप उसको कोई भी काम आप कह सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये काम कर दें घर का, या आप गार्डनिंग कर लें, या आप फॉर एग्जांपल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे दें स्कूल से, तो एनीथिंग दैट विल मेक देम यूजफुल फॉर द सोसाइटी और फॉर देयर फैमिली, वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा एक बेटरमेंट उनकी पर्सनालिटी के लिए लेकर आएगी। लेकिन अगर आप उनको बहुत ही फिजिकली फ्राइल समझ लें, उनको इंटेलेक्चुअली वीक समझ लें, तो वो एजिंग के प्रोसेस की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से जो है वो पुश होंगे वहां पर। Development during old age brings with it a core development conflict, integrity versus despair. Integrity can be achieved by integrating attitudes, beliefs, motives, and experiences in such a way that they fit together comfortably. The result is feeling of satisfaction with life. ठीक है, अब दो तरह की चीजें आती हैं ओल्ड एज में। एक किसी भी पर्सन में इंटेग्रिटी आ जाती है या डिस्पेयर आ जाता है। इंटेग्रिटी का ये होता है कि आपने अपनी लाइफ जितनी भी स्पेंड की होती है, ठीक है, आप उससे कुछ सीखें, आप अपने एक्सपीरियंसेस को जो है उनके साथ एक इस तरह से लें दैट यू आर बेसिकली मेकिंग योर ओन लॉ। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ से एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आएगी दैट यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। डिस्पेयर होता है, it manifests in the form of persistence, irritability, disgust, or fear of death. Those who achieve sense of integrity may develop successful aging or wisdom. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो डिस्पेयर में चले जाते हैं कि now I am old, I am unable to do this, I am unable to do that, तो वो irritable हो जाते हैं या उनको लगता है कि अब मुझे बीमारियां हो गई हैं तो I am going to die soon, तो वो एक डिस्पेयर की उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं, या तो इंटेग्रिटी या डिस्पेयर। इंटेग्रिटी इज समथिंग जो कि थोड़ा सा पॉजिटिवली आप उसमें जाओगे, डिस्पेयर इज समथिंग जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एजिंग है। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर है कि आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को किस तरह से ओवरलुक कर रहे हैं। आप उसको अगर पॉजिटिवली देखेंगे कि ऑब्वियसली दिस इज द टाइम कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, और मैंने अपनी लाइफ बहुत एक अच्छे तरीके से गुजारी, आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई हैव many experiences to share with my grandchildren for example, तो वो एक इंटेग्रिटी की तरफ चला जाएगा। लेकिन डिस्पेयर में वो बंदा चला जाएगा जो कि अपनी लाइफ से वो अपने एजिंग के प्रोसेस से अनहैप्पी होगा। सक्सेसफुल एजिंग किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड बाय थ्री मेन कंपोनेंट्स, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज एंड डिजीज रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है, कि आप एजिंग में चले गए बट स्टिल आपको डिजीजेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 85-80 ईयर्स में हो गए बट उनको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, दे परफेक्टली फाइन, कोई भी मेडिकेशन के बगैर वो लाइफ गुजार रहे होते हैं। हाई कॉग्निटिव एंड फिजिकल फंक्शनल कैपेसिटी एंड एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ। ठीक है, कि उनकी फंक्शनल कैपेसिटी बहुत बेहतर है और वो अपनी लाइफ को बहुत भरपूर तरीके से अभी भी इंजॉय कर रहे हैं उसको। सुबह रोज वॉक पे जा रहे हैं, उनका एक फ्रेंड सर्कल है, उनसे मिलने जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो दिस इज अ सक्सेसफुल एजिंग फिनोमेना। Coping with death. Death is an ultimate test which we face as patients, relatives, and members of the caring profession. All of us have to cope with it no matter how much we are experienced. Death is a loss, but often a peaceful transition. When patients are close to death, health professionals may have little or no control over what is happening. Medications can help us to mitigate some of the pains of dying. It is a social event and it affects the lives of many people. ठीक है, obviously ये एक बात understandable सी है कि death is something which everyone has to go through. ठीक है, तो अगर patient की death करीब आ गई और आपको as a health care professional पता लग गया है, तो obviously you cannot do anything about it. But the one thing you can do is कि आप patient को कोई मेडिकेशन इस तरह से दें कि उसका जो एक डाइंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा पेन फ्री हो जाए। दैट इज ऑल वी कैन डू। ठीक है, दिस वाज अबाउट एजिंग। ठीक है, एजिंग का जितना भी हमने सारा कुछ पढ़ा इसमें हमने देखा साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, बायोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, सक्सेसफुल एजिंग हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मोर और लेस बहुत ही जनरल सी बातें हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइकोसोशल पिक्यूलियरिटीज ऑफ डेंटिस्ट्री। ओरल कैविटी, वन ऑफ द मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आपकी ओरल कैविटी होती है। इट इज द पाथ टू आवर इनर मोस्ट सेल्फ एंड इन्फेंट्स डिपेंड अपॉन इट फॉर नरिशमेंट। We communicate and express their feelings to explore the world. The tongue is the only organ fully developed at birth and functions during the first 2 months of life. ठीक है, तो ओरल कैविटी जो है वो आपकी बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, आप शुरू में आप उसके लिए नरिशमेंट के लिए उसको यूज करते हैं, आफ्टर दैट आप उसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल फॉर एवरी पर्सन।
Visit to the dentist. Visit to a doctor is unlike any other medical experience. Feeling of helplessness, dependency and vulnerability. The result is obviously anxiety. ठीक है, तो डेंटल फोबिया जो है, जिसको हम कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाने का एक डर जो होता है, वो बहुत ज्यादा लोगों में देखा जाता है. ठीक है, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी कुछ लोग उस चीज से फील करते हैं, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उसका एक थोड़ा डर होता है. उसके बाद डेंटिस्ट के पास जब आप जा रहे होते हैं तो उसने आपकी ओरल कैविटी को ट्रीट करना होता है. तो ओरल कैविटी जो है वो आपका एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो वो एक डबल द एंजाइटी जो है वो कुछ लोगों में देखा जाता है. We place ourselves in a physically vulnerable position and suspend our usual physical boundaries. We render ourselves unable to communicate in the usual way and anticipate pain while remaining conscious. Dentist is perceived as threatening. ठीक है, because obviously dentistry का काम जो है वो conscious में ही होता है. बहुत कम cases होते हैं जिसमें आपको general anesthesia देकर काम करवाया जाता है. तो आप कॉन्शियस होते हो, तो ऑब्वियसली जब आप कॉन्शियस होगे तो आप एंटिसिपेट करोगे कि अब आपको पेन होगी एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर यू. तो वो एक पेशेंट की एंजाइटी जो है उसका बहुत बड़ा कॉज बनता है. ठीक है, डेंटल फोबिया किसको कहते हैं? डेंटल फोबिया इज द फियर एंड अवॉइडेंस ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट और फियर ऑफ एनी डेंटल ट्रीटमेंट और केयर. पीपल बिकम पैनिक एंड टेरिफाइड. ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको डेंटल फोबिया होगा, कि वो डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते हैं. अनटिल एंड अनलेस उनको दांत में बहुत ज्यादा शदीद पेन ना हो, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते. साइंस क्या होते हैं डेंटल फोबिया के? ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ट्रबल स्लीपिंग इन द नाइट बिफोर द डेंटल एग्जाम. Feeling of nervousness होगी, crying or physically ill at the very thought of visiting the dentist, intense uneasiness, difficulty in breathing. ठीक है, कॉजेस क्या होते हैं? ठीक है, अब डेंटल फोबिया के आपने साइंस देख लिए कि एक रात पहले आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो रहा है और बहुत ज्यादा अनईजी आप फील कर रहे हैं, नर्वसनेस फील कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा होता है. तो आप बेसिकली दैट इज टाइम जिसमें यू कैन रियलाइज दैट यू आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम डेंटल फोबिया. अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस सबसे पहला तो ऑब्वियसली फियर ऑफ पेन, कि आपको ये होगा कि मुझे दर्द होगी. ठीक है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आके पूछता है कि मुझे दर्द तो नहीं होगी, या ये ट्रीटमेंट पेन फ्री होगा क्या, कैसा होगा? तो फियर ऑफ पेन इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी कॉमन रीजन. Many people are terrified of needles. ठीक है, obviously needles का डर होता है. Fear of anesthetic side effects like effects of dizziness, fat lips and nausea. Feeling of helplessness and loss of control, embarrassment and loss of personal space. ठीक है, तो सबसे पहले तो डर है कि पेन होगा, उसके बाद इंजेक्शन से डर होता है, उसके बाद ये डर होता है कि इंजेक्शन के बाद जो है मेरी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए, वो होता है. उसके अलावा पेशेंट्स को एक लॉस ऑफ पर्सनल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, कि ओरल कैविटी समथिंग जो कि एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है. हर किसी मतलब ये आपने अपनी ओरल कैविटी को आपने ही देखा होता है. ठीक है, कोई और पर्सन जो है वो इस चीज से इतना ज्यादा वो नहीं होता. ठीक है, तो अब कुछ लोगों को होता है कि मेरे दांत इतने ज्यादा खराब है, डेंटिस्ट देखेगा तो व्हाट ही और शी विल थिंक अबाउट मी. ठीक है, तो एक लॉस ऑफ पर्सनल स्पेस और एम्बैरेसमेंट जो है वो डेंटल फोबिया की बहुत बड़ी कॉज होती है फॉर पीपल हु डू नॉट हैव वेरी गुड डेंटल हाइजीन. अब एक्सपर्ट डेंटिस्ट क्या है? एक्सपर्ट डेंटिस्ट वो है जो कि पेशेंट के डेंटल फोबिया को ओवरकम करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा. ठीक है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाईली कॉम्पिटेंट, endeavors to make each meeting pain free, genuinely cares about the patient and ability to nurture a patient through his past trauma. ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपने पेशेंट के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है. आपने पेशेंट अगर आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन के लिए आया आपके पास पेशेंट, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ है, तो आप उसको टाइम दें. आप उसको कहें कि बेशक आप अभी चले जाओ, आप 2 दिन बाद आ जाना, बट मेक अप योर माइंड. आप उसके साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें कि वंस आई विल एनेस्थेटाइज तो फिर आपको पेन नहीं होगा, उसके बाद ये आपको इफेक्ट्स मतलब एक नॉर्मल जो भी आप प्रोसीजर करने से पहले आप पेशेंट के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करें. तो दैट इज वे जिससे आप पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करवा सकते हैं और पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बिकॉज फॉर यू दिस इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, आपकी रूटीन की बात है रूट कैनाल करना, स्केलिंग करना, बट पेशेंट के लिए वो हो सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है. तो यू शुड बी जेन्युइनली बी केयरिंग टू द पेशेंट. Dental appearance and psychosocial well-being. Aesthetic dentistry concerned with the beauty has become a prominent force in today's culture with treatments ranging from bleaching to invisible braces. ठीक है, अब डेंटल अपीयरेंस जो हमारे दांतों की एक होती है, जो कि हमारी स्माइल होती है, उसका आपकी पर्सनालिटी से, आपके अपीयरेंस से बहुत ज्यादा लिंक होता है. ठीक है, अब आपने देखा होगा हॉलीवुड स्माइल मेकओवर्स करते हैं लोग, दांत अपने बिल्कुल एक परफेक्ट अलाइनमेंट में करवाते हैं सेलिब्रिटीज जो होते हैं.
वाइटनिंग करवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, बिकॉज ओवरऑल आपकी जो अपीयरेंस होती है उसका ओवरऑल आपकी साइकोसोशल वेलबींग के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. A healthy and attractive smile is undoubtedly valued in every society, and given the current focus on aesthetics, it is understandable that any deviation from ideal or normal appearance can be detrimental to a person's psychosocial well-being. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दांत जो है वो परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं होते, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बेहतर नहीं होता. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए दिस इज समथिंग जो कि वो अपनी अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, और बिकॉज दे वांट अ वेरी अट्रैक्टिव स्माइल, और उनको होता है कि हमारी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर लगे, जिसके लिए वो ब्रेसेस की तरफ जाएंगे. ब्रेसेस में भी इनविजिबल ब्रेसेस लगवाएंगे ताकि नजर ना आए हर एक को, ब्लीचिंग करवाएंगे, दांतों की वाइटनिंग करवाएंगे. तो ये सारे प्रोसीजर्स जो है ये बेसिकली आपकी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आ जाते हैं कि यू आर बेसिकली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर ओवरऑल अपीयरेंस. एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एंजाइटी. ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत ज्यादा आपको, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हुई भी होंगी. कैंकर सोर्स, ड्राई माउथ, लाइकन प्लैनस, माउथ अल्सर्स, बर्निंग माउथ सिंड्रोम एंड टीएमजे डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसमें से माउथ अल्सर्स, टीएमजे डिसऑर्डर्स और ड्राई माउथ, ये तीनों तो आई थिंक आप में से मेजॉरिटी बच्चों को हुए होंगे कि ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाती है, या टीएमजे में उनको पेन स्टार्ट हो जाती है, जो उनका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, जॉ है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी, या मुंह सही प्रॉपर वे में खुल नहीं रहा होता, बंद नहीं हो रहा होता, कुछ खाया नहीं जा रहा होता, या ड्राई माउथ हो जाता है. ठीक है, तो दीज आर सम ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि एंजाइटी में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा उनका मेजर कॉज होता है. आई एम नॉट सेइंग कि माउथ अल्सर का और कोई कॉज नहीं है, बट मेजॉरिटी लोगों में माउथ अल्सर्स एंजाइटी में होते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं माउथ अल्सर्स के. स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाने से हो सकता है, बीटल नट खाने से हो सकता है कार्सिनोमा की फर्स्ट स्टेज हो, माउथ अल्सर हो. लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो कि एसोसिएटेड होती है वो एंजाइटी में, वो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि ओरल हेल्थ से एसोसिएटेड है. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या है जी, फोबियाज हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, ब्रक्सिज्म हो सकता है. पेशेंट्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स मे डिसरिगार्ड देयर ओरल हेल्थ ऑलटुगेदर एंड आर एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेंटल कैरीज एंड पेरिडोंटल इश्यूज. ठीक है, अब ये बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, डेंटल इश्यूज जो हैं ऐसे 4 तरह के पेशेंट्स में ज्यादा होंगे, जिनमें फोबिया है किसी चीज का. ठीक है, डर है, डेंटल फोबिया है, तो उनमें डेंटल इश्यूज ज्यादा आएंगे. जिनको पैनिक अटैक ज्यादा हो रहे होते हैं, जो कि किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तब, या ब्रक्सिज्म होते हैं जिनको रात को अपने दांत को क्लेंचिंग करने की आदत होती है, सोते हुए दांत अपने पीसते हैं जोर जोर से, तो उनमें बहुत ज्यादा वो एक होता है कि बेसिकली वो एक स्ट्रेस में होते हैं, तो वो एक साइन होता है दैट दे आर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. तो ऐसे पेशेंट्स में डेंटल कैरीज या पेरिडोंटल इश्यूज का मतलब है कि उनके गम्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, गम्स से ब्लीडिंग होगी, गम्स में पेन होगा, गम्स स्वोलन रहेंगे, तो ये इनको इश्यूज जो हैं ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा हो सकते हैं. उसके लिए मेडिकेशन क्या है. ठीक है, अब पेशेंट को डेंटल केरीज हो गई है, लेकिन उसका, या फॉर एग्जाम्पल डेंटल केरीज हुई बिकॉज वो ब्रक्सिज्म करता था. ठीक है, तो अब हम डेंटल केरीज को तो चलो डील कर लेंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसके ब्रक्सिज्म को भी डील करना है. ब्रक्सिज्म अब वो क्यों कर रहा है, बिकॉज वो स्ट्रेस में है, तो फॉर दैट हम उसकी स्ट्रेस को कम करने के लिए उसको एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटीसाइकोटिक्स जो है वो रेफर कर सकते हैं. Decrease mouth salivation, which can increase the risk of developing tooth decay and periodontal diseases. स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं. स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स में स्ट्रेस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग चेंजेस इन योर बॉडी. ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एड्रेनलिन रिलीज होगा. ठीक है, एड्रेनलिन से आप हाइपर एक्टिविटी में चले जाओगे. ठीक है, आपका हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, मतलब आपकी बॉडी जो है वो हाइपर उसमें चलेगी, तो मीन्स आपकी बॉडी स्ट्रेस में, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन की वजह से. Contraction of skeletal muscles, restricted blood flow to the digestive system, increased blood flow to the brain, increased blood pressure and pain in TMJ joint movement. Means आपका sympathetic system जो है वो activate हो गया, तो वो सारी चीजें जो sympathetic system के activate होने से होंगी वो सब कुछ होगा. आपका digestive system suppress हो जाएगा, आपका urinary system suppress हो जाएगा, blood ब्रेन को ज्यादा जाएगा, स्केलेटल मसल्स को ज्यादा जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी. साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है जिससे हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स एंड हिप्नोथेरेपी. ठीक है, ये वो 3 चीजें हैं जो कि आजकल अब
जो है उनका बहुत ज्यादा जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है कि आप अगर एंजाइटी में हैं तो फौरन से आपको एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, आप थेरेपी लें। अब थेरेपीज हमारे पास 3 तरह की हैं। कौन कौन सी थेरेपीज हैं? सबसे पहले देखते हैं जी हिप्नोथेरेपी क्या होती है। Hypnotherapy creates an altered state of mind that feels like being very relaxed. People can be taught how can hypnotherapy be done and it doesn't work for everybody. ठीक है, hypnotherapy का basically मतलब है कि आपको अगर किसी भी चीज से स्ट्रेस या एंजाइटी है तो आप उस चीज के बारे में सोचें एंड यू ट्राई टू, बेसिकली आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल टूल है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो हिप्नोथेरेपी एक बेसिकली वो है कि इसमें आप अपनी माइंड को एक फोकस्ड अटेंशन देते हैं और एक हिप्नोसिस क्रिएट करते हैं दैट एवरीथिंग इज ओके और अपने आप को रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, तो आप अब बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं जहाँ पे हिप्नोथेरेपी को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली ये आपकी हैबिट्स को चेंज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी हैबिट है जो कि आपकी किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ रिलेटेड है, तो उस हैबिट को ट्रीट करने के लिए, उसको आपके माइंड से निकालने के लिए आप हिप्नोथेरेपी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जेकबसन्स टेक्निक। इट टीचेस द पेशेंट टू बिकम अवेयर ऑफ पर्टिकुलर मसल्स यूजुअली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इट to condition the muscle to achieve a relaxed state quickly and for prolonged period of time। ये कि आप किसी अपनी एक मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एब्स की एक्सरसाइज के वक्त वो कहते हैं कि फोकस ऑन द कोर। ठीक है, कि आप अपने कोर पे फोकस करें। आप अपने जब कोर पे फोकस करते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो यही भी वही टेक्निक है जेकबसन्स टेक्निक, कि आप उसमें अपने पर्टिकुलर मसल पे फोकस करके उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और अल्टीमेटली वो मसल जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है कि जब आप उसको रिलैक्स करवाना चाहेंगे वो रिलैक्स हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Next is the biofeedback technique. Biofeedback technique is another technique that is helpful in reducing stress-induced muscle activity. ठीक है, कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप सॉरी आई थिंक बंद हो गया। हाँ, बायोफीडबैक टेक्निक क्या होती है? बायोफीडबैक टेक्निक ये होती है कि आप another technique that is helpful in reducing stress-induced muscle activity. It teaches the patient voluntary control over automatically regulated function of the body. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी दोनों चीजें हिप्नोथेरेपी का काम करती है कि हिप्नोथेरेपी में आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं और ये थेरेपी से होता है और आपको एक बहुत ही फोकस दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर एक चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हैबिट आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में सोचें और उस पर फोकस करें, तो अल्टीमेटली वो चीज आपके अपने कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी भी इस पर बहुत ज्यादा रिसर्चेस की जाती हैं, हो रही हैं और अभी भी ऑनेस्टली हमारे कंट्री में अभी तक इस चीज को इतना ज्यादा नहीं बेहतर समझा जाता, बट स्टिल इट इज अराइजिंग टेक्निक है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। It refers to all the medicine that has not been tested using the scientific method and has no evidence to prove its efficacy. It includes homeopathy, acupuncture, hikmat and other forms of herbal medicine. ठीक है, alternative medicine वो होती है जो कि आपकी allopathic medicine से हट के कोई भी medicine है। In our cultures, alternative medicine is usually the first line of treatment. ठीक है, patient जरा सा भी बीमार है तो हकीम के पास ले जाते हैं, या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छी नहीं होती या हर्बल मेडिसिन करनी नहीं चाहिए, बट हमारे कल्चर में दिस इज समथिंग जो कि यूजुअली करवाया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड कोई भी एडवाइस हो सकती है, कोई भी टोटका हो सकता है कि जी कमर में दर्द है तो आप ये सिकाई कर लें, इस मतलब एनीथिंग, एनी टोटका विच इज बेसिकली जो कि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन के अगेंस्ट है या उससे हट के है, तो वो आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती है। Allopathic medicine was considered as Western invention and it is harsh for the body. There is no evidence for alternative medicine effectiveness. So as a healthcare professional, it is unethical to recommend homeopathic treatment to any of our patients, even if we have personally feel that they are effective. ठीक है, तो alternative medicine जो है वो आपके पास patient आएगा तो आपने उसको allopathic medicine ही definitely recommend करनी होती है, because allopathic medicine वो medicine होती है जिसपे proper research हुई है, उसके side effects पता होते हैं आपको, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको पता होते हैं। जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स हैं दे आर बेसिकली अ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि वो किसी पे इफेक्ट हो सकता है किसी पे इफेक्ट ना हो, किसी
पे वो बहुत ज्यादा बुरा कोई इफेक्ट दे दे, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपने एलोपैथिक मेडिसिन ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी। ठीक है, so this was all about today and if you people have any questions, ठीक है, आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। This was the last lecture. If you people have any questions regarding this lecture, तो आप लोग जो हैं you can come in my office in my counseling hours, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे and that's all for today.